मल्टीपर्पज रिवर्स प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में देखेंगे। वन टाइप ऑफ मैनेजमेंट इज डैम्स। पानी को कैसे स्टोर किया जाए सिस्टमेटिकली, इसके बारे में देखें। तो यहाँ पर ये लॉन्ग टाइम के लिए हम सेव कर सकते हैं। बारिश के मौसम में तो पानी अनलिमिटेड मिलता रहेगा, मान लो अच्छी बारिश हो रही है वहां पर तो पानी आपको मिलता रहेगा। बट ये स्टोर करके रखेंगे तो पूरे सिटी में जो आजकल का एरिया है, अर्बनाइजेशन का युग चल रहा है, अर्बनाइजेशन एजिस, जिसमें बहुत सारा पानी हमें चाहिए, तो ये डैम्स के जरिए हम पूरा कर सकते हैं। तो डैम्स के कुछ प्लस पॉइंट एंड माइनस पॉइंट है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों मैंने लिखे हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में जो पूरा का पूरा दिया है इसको पॉइंट वाइज करके मैंने बना दिया है यहाँ पर। इसके बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। देखिए जरा कि एडवांटेजेस ऑफ डैम्स। फ्लड कंट्रोल, तो डैम से वो फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं। इट मींस जो पानी बह रहा है, पानी का फ्लो जा रहा है, बाढ़ आ रही है, इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, उस एरिया में उसको रोक सकते हैं। पहले मैंने जो आपको स्ट्रक्चर बताया कि मे भी दोनों साइड पहाड़ियां होती है या तो दोनों साइड ऐसा स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा जमीन जो रिवर फ्लो कर रही है उससे ऊंचा होता है और वहां बीच में एक दीवार बनाई जाती है। इसकी वजह से वो डैम से वो अच्छी तरह से कंस्ट्रक्ट होकर एक मजबूती मिलेगी, एक स्ट्रेंथ मिलेगी डैम्स को। इसके बाद नेविगेशन, इट मीन्स यहाँ पर नेविगेशन वर्क भी यहाँ हो सकता है। इट मीन्स यहाँ पर फिशिंग की एक्टिविटी भी कर सकते हैं। इसके बाद वाटर सप्लाई, ये डैम में से कैनाल्स निकाल सकते हैं और पानी की वाटर सप्लाई सब पूरे सिटी में कर सकते हैं, पूरे एरिया में, मतलब गांव-गांव तक पानी पहुंचा सकते हैं, जो आज की डेट में पॉसिबल है और सब जगह पानी मिल रहा है। इसके बाद देखें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, डैम्स में से जो डैम्स का पानी है, डैम बनाया है वहां से एक फ्लो निकाल के वहां हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए एक टरबाइन घुमा के वहां से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा जनरेट कर सकते हैं। तो ये भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का भी यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल रहता है। और रिक्रिएशन, इट मींस एंटरटेनमेंट, तो यहाँ पर देखा जाए तो बहुत सारे डैम्स है, तो वहां पर एक एंटरटेनमेंट के रूप में भी वहां पर कुछ एरिया डेवलप किया गया है, जैसे कि रिवर राफ्टिंग है। इसके बाद इसके ऊपर मनोरंजन के लिए, रिक्रिएशन एंटरटेनमेंट के लिए आसपास के एरिया में, मतलब कि एक टूरिज्म प्लेस की तरह जनरेट किया गया है। फॉर एग्जांपल आज की डेट में आप देखें तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, वहां पास में सरदार सरोवर डैम है, तो सरदार सरोवर डैम के पास एक स्टेच्यू बनाया और लोगों के लिए एक पब्लिकली अट्रैक्शन का एक पॉइंट बना दिया गया है। और वहां पर गार्डन, अलग अलग कुछ प्रकार के मॉन्यूमेंट्स रख के, या तो सरदार पटेल का स्टेच्यू है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, वहां जो आजादी की पूरी हिस्ट्री का एक शो है। तो इस प्रकार से एक रिक्रिएशन भी वहां पर जनरेट कर सकते हैं और लोगों के लिए एक अट्रैक्शन का प्लेस ऑफ अट्रैक्शन रहता है। इसके बाद देखिए इरिगेशन, तो वहां से पानी मिलने के बाद बहुत सारा इरिगेशन वर्क भी कर सकते हैं। इट मींस यहाँ पर देखा जाए तो आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद हमारे प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू ने तो कहा है कि डैम्स आर द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, मतलब कि डैम्स को एक टेम्पल के रूप में कहा गया है कि जिसकी वजह से जो पानी मिलेगा, और पानी सबके लिए जीवन दाता है, और पानी मिलेगा तो सब जगह पर इरिगेशन वर्क और पूरा का पूरा एग्रीकल्चरल, हमारा इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है वो इकोनॉमी बहुत आगे बढ़ेगी। अब इसके ड्रॉबैक्स है। ड्रॉबैक्स क्या क्या है? सेलिनेशन ऑफ फार्मलैंड, तो यहाँ पर लॉट ऑफ पानी मिलने की वजह से जो आसपास का एरिया, डैम के आसपास का एरिया, वहां पर लोग बड़े पैमाने पर, इट मींस कॉमर्शियल फार्मिंग स्टार्ट करेंगे। तो उसमें क्या होगा कि कुछ साल तक प्रोडक्शन अच्छा रहेगा, बाद में जो जमीन होती है, मिट्टी होती है, ज्यादा पानी की वजह से वहां पर सलाइन लैंड बन जाती है, तो जमीन का सलाइनेशन हो जाता है। इसके बाद देखा जाए तो हाई कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, इट मींस डैम्स बनाने में भी हाई कॉस्ट लगती है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है गवर्नमेंट का। तो यहाँ हाई कॉस्ट कंस्ट्रक्शन भी एक यहाँ पर ड्रॉबैक्स पॉइंट डिसएडवांटेज में दिया हुआ है। इसके बाद रिस्ट्रिक्ट नेचुरल फ्लो, तो जो पानी का नेचुरल फ्लो है वो रुक जाता है और रिवर है वो एक टुकड़े में बट जाती है। मान लो कोई बड़ी अच्छी रिवर है, जैसे नर्मदा रिवर है, तो ऊपर एक डैम बनाया, थोड़े किलोमीटर बाद दूसरा डैम बनाया, तीसरा डैम बनाया, बहुत सारे रिवर के ऊपर 2-3 मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाए हुए भी देखे जा सकते हैं इंडिया में। इसके बाद देखिए इंक्रीज द अर्थक्वेक इंटेंसिटी, कहा जाता है कि इतना पानी रोकने के बाद तो ग्राउंड वाटर में ये फुल्ली नीचे डेवलप होगा, तो इसकी वजह से शायद अर्थक्वेक का भी कोई खतरा रह सकता है। सबमर्जिंग ऑफ एग्जिस्टिंग वेजिटेशन एंड द वाटर बोर्न डिजीज,
ये भी हो सकता है पानी ज्यादा बंद रहेगा, एक घेराव में बंद रहेगा, पानी स्टोर रहेगा तो वाटर डिजीज भी हो सकते हैं। इसके बाद जो वाटर एक्वेटिक लाइफ है जमीन पानी के अंदर, तो इसके अंदर भी कोई ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो सकता। जो फिश है या तो कोई वाटर एनिमल्स है जो ब्रीडिंग के टाइम पे माइग्रेट कर जाते हैं, जैसे पृथ्वी के ऊपर जैसे हम देखें कि ठंडी की मौसम में कुछ बर्ड्स, फॉरेन के बर्ड्स इंडिया में आते हैं, गुजरात में आते हैं, तो नल सरोवर आपने देखा। इसके बाद बहुत सारे जो ये रिजर्वियर्स है वहां पर आपको फॉरेन के बर्ड्स देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार के पानी के अंदर भी इसी प्रकार से फिशेस, अलग अलग टाइप की फिशेस देखने को मिलते हैं और ब्रीडिंग के लिए कुछ खास एरिया में जाती है। तो डैम की वजह से ये जो उनका एरिया है वो कम हो जाएगा और यहाँ पर उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। अब नीचे के लेवल में जो पूरा का पूरा डैम्स का पानी है, ऊपर से जो रिवर का फ्लो आया तो ऊपर से जो मिट्टी घिसट के आती है डैम की वजह से नीचे का एक लेयर बन जाएगा और पथरीला लेयर जैसा बन जाएगा, जिसकी वजह से नीचे कोई भी फ्लोरा एंड फौना डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो ये भी एक मेन ड्रॉबैक्स है कि वाटर एक्वेटिक लाइफ है, वाटर के अंदर, पानी के अंदर जो भी ये जो जानवर है, एनिमल्स है, वाटर एनिमल्स है, इसका भी डेवलपमेंट यहाँ पर रुक जाएगा। इसके बाद देखें कि पुअर हैबिटेट फॉर द एक्वेटिक लाइफ एंड द लॉस ऑफ लैंड। जो कैचमेंट एरिया है, जैसे कि डैम बनाया तो डैम की जैसे हाइट बढ़ती है, जैसे भी हाइट बढ़ेगी पानी तो यहाँ स्टोरेज होगा, इतनी हाइट है यहाँ तक पानी स्टोरेज हुआ, हाइट बढ़ा दी, पानी ज्यादा स्टोरेज हुआ तो ऊपर का कैचमेंट एरिया भी ज्यादा स्टोरेज हो जाएगा, कैचमेंट एरिया ज्यादा कवर करवाएगा। तो ये कवर होने की वजह से जो लैंड, अच्छी जमीन है, जो यहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड है, उसके ऊपर पानी आ जाएगा। तो यहाँ गवर्नमेंट ने तो उन लोगों को शिफ्ट कर दिया, इट मीन जहाँ पर ट्राइबल्स रहते थे या तो कोई ऐसे एरिया में जो गांव थे, इसको ऑप्शन देके उनको दूसरी जगह शिफ्ट करके उनको जमीन भी दे दी गई है और दी जाती है। बट वहां पर जो अच्छी जमीन थी वो भी पूरा का पूरा पानी के अंदर डूब जाती है, पानी के अंदर आ जाती है। इसके बाद एक्सटेंसिव सेडिमेंटेशन, जैसे मैंने बताया आपको, उसी प्रकार से आसपास की मिट्टी, जमीन भी खराब हो सकती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर दिया कि नर्मदा बचाओ एक आंदोलन, नर्मदा बचाओ मूवमेंट चली थी और नर्मदा बचाओ एक ट्रस्ट भी है। तो यहाँ पर ये लोग जो यहाँ पर ट्राइबल्स थे, फार्मर्स थे, इनके लिए सब लोगों ने काम किया, मतलब जो एनवायरमेंटलिस्ट थे उन लोगों ने, और ये सभी के सभी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी आ गए। तो यहाँ पर सब लोगों के लिए, एनवायरमेंट के लिए, लोगों के लिए, किसान के लिए, जो भी इस एरिया में जुड़े हुए लोग थे और यहाँ पर एग्रीकल्चर से लेके पूरी की पूरी इकोसिस्टम के साथ जुड़े हुए लोग थे, वो सभी के लिए फाइट किया। बट यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसके बाद लोग, गवर्नमेंट ने सभी को रिहेबिटेट, इट मींस दूसरा जो घर बना के उनको जो अपनी प्रॉपर्टी के रूप में ऑप्शन देके उनको दूसरी जगह पर शिफ्ट करने का जो काम किया था वो हो भी रहा है और कर भी दिया है। इस तरह से 2-3 जगह पर या टिहरी डैम का एक एग्जांपल दिया है। टिहरी डैम के भी यही प्रॉब्लम था, वहां पर जो फिशिंग की एक्टिविटी थी इसके लिए और लोगों को फिशिंग एक्टिविटी नहीं करने का भी बताया गया था। तो यहाँ के लोगों जो टिहरी के जो लोग थे उन्होंने भी, आपने शायद 7th या 8th में पढ़ा था जियोग्राफी में टिहरी के बारे में। और दूसरा कहा जाए तो यहाँ पर जो किसानों के लिए जो प्रोजेक्ट्स बनाए गए नर्मदा डैम, नर्मदा रिवर के ऊपर बनाए गए, उस तौर पे देखा जाए तो अल्टीमेटली बड़े बड़े जमींदार और जो बड़े बड़े किसान हैं उसके लिए और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके लिए तो कुछ फायदे उनके लिए भी यहाँ पर हो रहे हैं। बट बेचारे जो जमीन नहीं है, जो वहां पर एकदम मजदूरी करके कमा रहे थे, जिनके पास जमीन नहीं है, ऐसे मजदूरों का क्या, और ऐसे जो किसान, छोटे मोटे किसान हैं, उनका क्या यहाँ पर। बट यहाँ पर देखा जाए तो बहुत सारा जो इरिगेशन वर्क है इसकी वजह से बहुत सारी फसल भी उगा सकते हैं। इसके बाद जो डैम का एरिया है उससे थोड़ा दूर एक कॉमर्शियल रूप में भी वहां पर इरिगेशन का काम कर, इरिगेशन अच्छी तरह से मिलेगा तो वहां पर कल्टीवेशन का काम बहुत अच्छा हो सकता है। और इसी तरह से लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं। जैसे कि गुजरात ने एक एग्जांपल दिया आपको साबरमती का, साबरमती बेसिन में बहुत सारा जो एरिया है वहां पर पानी नहीं मिल रहा था, मतलब किसानों का, और किसान यहाँ पर एक उसके ऊपर भी मतलब कि दिया, किसानों को पानी नहीं दिया जाता था, इसके ऊपर भी एक आपको दिया है। दूसरा है कि जो ये डैम्स बनाए गए, कुछ डैम्स ऐसे है कि 2 स्टेट के बीच में भी यहाँ पर इंटरस्टेट प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, जिसमें कावेरी डैम, कावेरी के बारे में आपने देखा होगा, कावेरी जल परिवहन योजना। इसके बाद दूसरी भी है, तो बहुत सारे डैम्स के बारे में देखा हमने, और डैम्स के जो है, डैम्स के वजह से 2 स्टेट के बीच में कोई रिवर जो आती है वो कोई पर्टिकुलर स्टेट की नहीं होती है। जैसे हमने नर्मदा के बारे में देखें तो नर्मदा रिवर अमरकंटक से निकलती है। तो यहाँ पर आप क्लास 9th में आपने चैप्टर नंबर 3 जियोग्राफी में देखा था ड्रेनेज सिस्टम में,
तो पूरा का पूरा नर्मदा जो रिवर है, गंगा रिवर है, तो बहुत ऊपर से 3-4 स्टेट, 5-6 स्टेट से निकलती है। कोई डैम बनाया तो जो उसके बाद में जो दूसरे स्टेट आते हैं वहां पर पानी नहीं मिलेगा, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो पानी का बंटवारा करते हैं, वो पानी को डिवाइड करना पड़ता है। ऐसे भी साउथ में देखो तो कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, वो रिवर के ऊपर भी कावेरी रिवर का जो डैम्स है, इसके ऊपर भी कावेरी रिवर के पानी के ऊपर भी ऐसा एक प्रॉब्लम एक चल रहा था, और इसके लिए एक अलग से ही डिसीजन दिया गया। तो अलग अलग स्टेट को कितना पानी मिलेगा इसके बारे में भी ये डैम्स की एक ड्रॉबैक्स भी रहेगा कि इंटर स्टेट भी प्रॉब्लम या ड्रॉबैक में हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे ये वाटर रिसोर्स में जो आपको पेज नंबर 28 पे दिया हुआ है मैप। अब ये मैप देखेंगे, इंडिया मेजर रिवर्स एंड डैम्स। डैम्स के बारे में हमने डिस्कस किया, डैम्स के एडवांटेजेस भी देखेंगे। और ये यहाँ पर जो मैप दिया हुआ है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्पज़ से। जैसे कि ऊपर देखा जाए तो आपने अलग अलग एरिया में देखा है कि हम इसको मैप को 5 पार्ट में करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नॉर्थ पार्ट में कौन कौन सी रिवर है और कितने कितने डैम्स है। इंडस से शुरू करते हैं तो इंडस रिवर है जो यहाँ से मानसरोवर से निकलती है, आपने क्लास 9th में पढ़ चुके हो आप लोग, इंडस रिवर सिस्टम। और यहाँ पर ये जो रिवर है ये पूरी की पूरी पाकिस्तान की तरफ जाती है, भारत में छोटा सा हिस्सा है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में। और आगे देखें चिनाब, झेलम, रावी, सतलुज, ये कौन कौन सी चिनाब रिवर के ऊपर सलाल प्रोजेक्ट, इसके बाद बियास रिवर है, यहाँ पर भाखरा नांगल डैम जो सतलुज रिवर पर है। और आगे देखा जाए तो टिहरी नदी के ऊपर टिहरी डैम है, इसके बाद गंगा रिवर के ऊपर भी यहाँ पर दिखाया गया है नरोरा और यमुना रिवर। तो ये बहुत सारी रिवर जो नॉर्थ पार्ट की जो रिवर है यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन कौन से डैम्स बनाए गए हैं, और ये रिवर के लोकेशन भी आपको लोकेट करने हैं। इसके बाद देखें तो वेस्ट साइड में देखें तो इस एरिया में हमें मोस्टली देखेगा कि नर्मदा रिवर और तापी रिवर, सरदार सरोवर डैम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी प्रकार से बड़े बड़े रिवर्स, बड़े बड़े जो हमारे ये जो है डैम्स है, रिजर्वियर्स है, इसके अंदर से एक है। इसके बाद राणा प्रताप सागर डैम, इसके बाद गांधी सागर, ये भी यहाँ पर दिया गया है चंबल रिवर के ऊपर। इसके बाद कोटा बैरेज एंड द बेतवा रिवर भी दिखाया गया है जो यमुना रिवर के अंदर मिक्स होती है, मतलब ट्रिब्यूटरीज है। इसके बाद देखें साउथ में जाए तो पेनगंगा, गोदावरी, इसके बाद प्रवरा जो डैम्स बनाया गया है, कोयना, कृष्णा रिवर, नागार्जुन सागर, तुंगभद्रा रिवर के ऊपर तुंगभद्रा डैम बनाया गया है, पोन्नैयार, मेट्टूर, और कावेरी रिवर के ऊपर बनाया गया है मेट्टूर, और जो पेरियार जो बनाया गया है पेरियार रिवर के ऊपर। तो यहाँ पर देखें तो हमने साउथ में भी देखा, अभी यहाँ पर ईस्ट पार्ट में देखें तो ईस्ट पार्ट में भी बड़े बड़े डैम है जो ब्लैक कलर के लोकेट किया हुआ है। आपकी टेक्स्ट बुक का ही मैप है जिसमें देखा जाए तो ये जो गंगा रिवर आती है, इसके बाद घाघरा, सोन, इसके बाद यहाँ से देखा जाए तो दामोदर रिवर के ऊपर 2-3 प्रोजेक्ट है, कोनार, तिलैया, द मैथॉन एंड द पंचेट। एंड हीराकुंड डैम जो है महानदी के ऊपर हीराकुंड डैम है जो भी भारत का एक बड़ा डैम है। इसके बाद रिहांड डैम है जो सोन रिवर यहाँ से निकल रही है, इसके ऊपर लोकेट किया गया है। इसके बाद आप नॉर्थ ईस्ट में देखें तो ब्रह्मपुत्रा रिवर आती है। ब्रह्मपुत्रा रिवर का नाम भी आपको पता है, पहले सांगपो बोलते हैं, इसके बाद दिहांग रिवर, इसके बाद ब्रह्मपुत्रा रिवर नाम हो जाता है, और फिर वहाँ से बांग्लादेश में ये रिवर जाती है। तो यहाँ पर हमने रिवर के साथ साथ डैम के बारे में भी देखा। मिडल इंडिया में देखें तो मध्य में एकदम मिडल पार्ट में देखें तो सारे के सारे हमने कवर कर ली है मोस्टली चारों डायरेक्शन के हिसाब से। तो आपको इस प्रकार से 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, आप इस रिवर एंड डैम्स को यहाँ पर पढ़ना है।